तो कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, पानी से लेकर प्लास्टिक तक, आखिर एक दूसरे से जुड़ी कैसे रहती है? इसका जवाब छिपा है केमिस्ट्री के एक बेहद मजबूत और खास कनेक्शन में, जिसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। चलिए आज इसी कनेक्शन की दुनिया में उतरते हैं। इस बात को समझने के लिए ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे लोग एक दूसरे का हाथ थामकर एक चेन बना लेते हैं, ठीक वैसे ही एटम्स यानी परमाणु एक दूसरे से जुड़कर इस दुनिया की हर चीज बनाते हैं। कनेक्शन ही सब कुछ है। अब देखिए, एटम्स के पास जुड़ने के मोटे तौर पे दो रास्ते होते हैं। पहला है आयनिक बॉन्ड। इसमें एक एटम दानी बन जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को हमेशा के लिए दे देता है। और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ लेन देन नहीं बल्कि साझेदारी होती है। एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और आज हमारी कहानी इसी साझेदारी की है। तो चलिए इस शेयरिंग यानी साझेदारी की असली ताकत को जरा और करीब से समझते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड आखिर है क्या भला? ये असल में एक केमिकल पार्टनरशिप है। इसमें एटम्स अपने सबसे बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि दोनों के दोनों स्टेबल हो जाएं, मतलब उनका बाहरी शेल भर जाए। एकदम विन विन सिचुएशन। और मजे की बात यह है कि ये जो शेयरिंग है ना, ये भी अलग अलग लेवल की होती है। कभी कभी एटम सिर्फ एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। कभी दो जोड़ी शेयर करते हैं तो बन जाता है डबल बॉन्ड। और कभी कभी तो तीन तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो जाते हैं, जिससे बनता है एक बेहद मजबूत ट्रिपल बॉन्ड। चलिए अब इस कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं, क्योंकि ये जो साझेदारी है ये हमेशा बराबरी की नहीं होती। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये पार्टनरशिप हमेशा 50-50 की होती है? क्या दोनों एटम शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स पर बराबर का हक जताते हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है एक शब्द में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कुछ और नहीं बल्कि किसी एटम की वो अंदरूनी ताकत है जिससे वो शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इसे आप एटम की पुलिंग पावर भी कह सकते हैं। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। अगर दोनों एटम्स की खींचने की ताकत यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है तो शेयरिंग बराबरी की होगी। अगर एक की ताकत दूसरे से थोड़ी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। और अगर ये फर्क बहुत ही ज्यादा हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से छीन ही लेता है और बॉन्ड कोवैलेंट न रहकर आयोनिक बन जाता है। तो बस इसी खींचतान का नतीजा ये होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड्स के भी दो मेन टाइप बन जाते हैं। पहला है नॉन पोलर। यहाँ रस्साकशी का खेल ड्रॉ हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहते हैं। दूसरा है पोलर, जहाँ एक ज्यादा ताकतवर एटम जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इससे उस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब एक और बहुत ही दिलचस्प बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की ये शेयरिंग सिर्फ एटम्स को जोड़ती नहीं है, बल्कि ये भी तय करती है कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल 3D स्पेस में कैसा दिखेगा, उसका शेप कैसा होगा। और इस शेप को समझने के लिए केमिस्ट्स एक कमाल का आइडिया इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसे ऐसे समझिए कि एटम अपने ऑर्बिटल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स के घरों को आपस में मिक्स करके बिल्कुल नए और एक जैसे घर बना लेता है। ऐसा क्यों? ताकि वो ज्यादा मजबूत और स्टेबल बॉन्ड बना सके। इसमें सबसे कॉमन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलकर 4 नए एक जैसे sp3 ऑर्बिटल बनाते हैं। इससे जो शेप बनता है वो है टेट्राहेड्रल, एक पिरामिड जैसा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मीथेन गैस CH4, जिसमें बॉन्ड्स के बीच का एंगल हमेशा 109.5 डिग्री होता है। फिर आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। नतीजा क्या होता है? एक फ्लैट तिकोना शेप, जिसे हम ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। इसमें सारे एटम्स एक ही प्लेन में होते हैं और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। ये शेप अक्सर उन मॉलिक्यूल्स में दिखता है जिनमें डबल बॉन्ड हो, जैसे कि इथीन। और आखिर में है sp हाइब्रिडाइजेशन, जो सबसे सीधा साधा है। इसमें बस एक s और एक p ऑर्बिटल मिलते हैं और एक सीधी लाइन बना देते हैं। इसे लीनियर शेप कहते हैं, जिसमें एंगल होता है पूरे 180 डिग्री का। ये आपको ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स में मिलेगा, जैसे कि एसिटिलीन गैस। अच्छा, इन सभी बॉन्ड्स और शेप्स की दुनिया का अगर कोई एक सुपरस्टार है तो वो है कार्बन। पता है क्यों?
क्योंकि कार्बन के पास एक सुपर पावर है जिसे कहते हैं कैटेनेशन। ये कुछ और नहीं बल्कि कार्बन की अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम से जुड़कर लंबी से लंबी और बहुत ही मजबूत चेन और रिंग्स बनाने की काबिलियत है। दुनिया में जो लाखों तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब इसी सुपर पावर की देन है। तो सवाल ये है कि कार्बन ऐसा कर कैसे लेता है। इसका राज छिपा है कार्बन कार्बन बॉन्ड की जबरदस्त मजबूती में। ये बॉन्ड इतना टिकाऊ होता है कि ये बड़े से बड़े और मुश्किल से मुश्किल मॉलिक्यूल्स की रीढ़ की हड्डी बन सकता है बिना टूटे। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। कार्बन के ही ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के बॉन्ड्स की ताकत कार्बन के सामने कहीं नहीं टिकती। कार्बन कार्बन बॉन्ड इन सबसे कहीं ज्यादा मजबूत है। और यही वजह है कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम इस ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, कैटनेशन यानी ये लंबी चेन बनाने की ताकत तेजी से कम होती जाती है। इस मामले में कार्बन का कोई मुकाबला ही नहीं है, वो अपनी लीग में अकेला है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एटम के लेवल पर होने वाली ये सारी कहानी, ये बॉन्ड्स और शेप्स हमारी असली दुनिया पर क्या असर डालते हैं, उन चीज़ों पर जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। देखिए, कोवैलेंट बॉन्डिंग का सीधा असर हमें इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में दिखता है। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का खिंचाव आयोनिक कंपाउंड्स जितना मजबूत नहीं होता, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अक्सर कम होता है। ये ज्यादातर नरम होते हैं, पानी में आसानी से नहीं घुलते, और क्योंकि इनके पास घूमने के लिए आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये बिजली के भी अच्छे कंडक्टर नहीं होते। तो कुल मिलाकर बात ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताब का कोई चैप्टर नहीं है, ये तो हमारे जीवन का आर्किटेक्ट है। वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारा डीएनए, सब कुछ इसी शेयरिंग के सिद्धांत पर बना है। तो सोचने वाली बात ये है कि जब हम इन कनेक्शंस को और भी बेहतर ढंग से समझेंगे तो आने वाले कल में हम और क्या-क्या कमाल की चीजें बना पाएंगे।